वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे आरसीसी में आपको बता दिए थे कि दो मेथड हम लोग डिस्कस कर लिए थे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है और अल्टीमेट लोड मेथड क्या होता है। आज से जो आपका शुरू हो रहा है, आज आपका क्या है, लिमिट स्टेट मेथड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डिजाइनिंग पे शुरू करेंगे। ये लिमिट स्टेट मेथड में कैसे डिजाइन करते हैं, इसका क्या है, जंक्शंस वगैरह होता है, किस तरह वर्क करता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होता है। तो ये सब चीज़ देखेंगे। फिर कुछ लोड वगैरह आता है, कितने टाइप्स का लोड होता है, किस किस लोड को कंसीडर करते हैं, कौन से कोड बुक को फॉलो करना है। तो ये सब पूरा डिटेल आज देखते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग एनालिसिस पार्ट पे जाएंगे कि अगर आरसीसी बीम का आपको डिज़ाइन करना है, कॉलम को डिज़ाइन करना है, फुटिंग का डिज़ाइन करना है, स्लैब का डिज़ाइन करना है, तो उसका डिज़ाइन हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, पहला आपका ये क्या कर रहा है कि लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड क्या है, तो ये आपका क्या है, एक न्यू कंसेप्ट है बेस्ड ऑन स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये क्या है, एक न्यू कंसेप्ट है। लिमिट स्टेट मेथड इज एन इंटायरली न्यू कंसेप्ट बेस्ड ऑन स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी। यानी आपका क्या है, आपको बोले थे कि दो मेथड आपका जो है, पहला क्या था बताइए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा में हम लोग क्या देखे थे, तो अल्टीमेट लोड मेथड देखे थे। तीसरा में हम लोग क्या देखे हैं, तो लिमिट स्टेट मेथड। तो यहाँ से क्या सीखे थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपको बोले थे कि जो भी आप डिज़ाइन करोगे उस डिज़ाइन में क्या होगा कि सेफ्टी तो मिलेगा, ठीक है, बट आपका सर्विसेबल और इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं हो पाएगा। और आपका अल्टीमेट लोड में क्या था, तो अल्टीमेट लोड में आपका सेफ्टी भी था और ये सर्विसेबल उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड आपका क्या कर रहा है कि लिमिट स्टेट मेथड में सेफ्टी भी मिलेगा आपको, सर्विसेबिलिटी भी मिलेगा। तो अब देखिए, सिर्फ सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सेफ्टी किससे है ना, सेफ्टी किससे, आप जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो स्ट्रक्चर आपका कैसा हो, सेफ्टी प्रोवाइड करे। तो सेफ्टी में क्या क्या हो सकता है, जैसे जो स्ट्रक्चर आपने बनाया वो स्ट्रक्चर क्या हो, परमानेंटली स्टेबल कंडीशन में हो, जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशनिंग पे रहे। जितना भी उस पर लोडेज वगैरह आ रहा है उस लोड को इजीली क्या करे, जो भी मेंबर्स आपस में कनेक्टेड है, सारे स्ट्रक्चरल मेंबर उस लोड को क्या करे, इजीली ट्रांसफ़र कर दे। इसी का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर आपका सेफ है, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड में जब डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने का मतलब क्या है, डिज़ाइन करने का मतलब आपको बताए थे कि किसी भी स्ट्रक्चर का, आरसीसी स्ट्रक्चर का अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन करने के बाद उसका क्या कर रहे हैं, एज पर लोड मतलब लोड के अनुसार उसके साइज़ को डिफाइन करते हैं कि एज पर लोडिंग कंडीशन हम स्ट्रक्चर का क्या साइज रखें, उस स्ट्रक्चर में कितना कंक्रीट का एरिया दें, कितना स्टील का एरिया दें, उस बीम, अगर बीम है तो बीम का साइज़ क्या रखें, कॉलम है तो कॉलम का साइज़ क्या रखें, उसका कितना कंक्रीट का एरिया है, क्या स्टील का एरिया है। तो ये सारा चीज़ हम लोग चेक करते हैं किसके अनुसार, तो डिजाइनिंग में। तो डिजाइन नहीं कुछ होता है, इसमें क्या होता है, एनालिसिस होता है। तो वो एनालिसिस करते हैं। आरसीसी का जितना भी डिजाइन है वो किस बेसिस पे है, तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे है। आप पहले क्या कीजिए, लोड लिए, लोड के अनुसार आप डिजाइन करना शुरू कीजिए, ट्राई कीजिए, एक कुछ अपना सेक्शन मान लीजिए, इतना विड्थ इतना डेप्थ का है, अब उस पर एनालिसिस कीजिए कि कितना लोड आपका कैरी कर रहा है, ठीक है। तो अब जो आपका स्ट्रक्चर है, अब उस स्ट्रक्चर पे डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग लग सकते हैं। तो वो लोड आपका क्या हो सकता है, तो आपको बताए थे डिफरेंट टाइप्स का लोड। तो डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, विंड लोड हो सकता है, अर्थक्वेक लोड हो सकता है, स्नो लोड हो सकता है। तो बहुत सारे लोड्स को लेकर के कंसीडर करके डिजाइन करते हैं। तो आज चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि लिमिट स्टेट जब ये एलएसएम मेथड से हम लोग जब डिजाइन करेंगे लिमिट स्टेट मेथड से, तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ कंसीडर करके चलना है। तो पहला तो हम लोग ये समझ गए कि लिमिट स्टेट मेथड आपका क्या है, इंटायरली एक न्यू कंसेप्ट है। अगर लिमिट स्टेट की भी बात कर दें तो लिमिट स्टेट के भी बियॉन्ड आपका आने वाला है, वो कौन सा है, तो प्लास्टिक एनालिसिस है, ठीक है। वो प्लास्टिक एनालिसिस है, तो वो कंक्रीट में तो नहीं, स्टील में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कंक्रीट में अभी तक हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं वो किसके अनुसार कर रहे हैं, एलएसएम मेथड पे चल रहा है। पहले वर्किंग चलता था, वर्किंग ज़्यादा दिन तक चला, फिर अल्टीमेट कुछ दिन चला, फिर वर्किंग अल्टीमेट दोनों सक्सेस नहीं हुआ, तो जाकर के लिमिट स्टेट मेथड आ गया। यानी लिमिट में क्या हुआ, उस दोनों से ज़्यादा आपको सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी मिल रहा है। तो लिमिट स्टेट मेथड से जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो इसमें दो चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में डिज़ाइन करने के लिए दो चीज़ कंसीडर करते हैं। पहला क्या कंसीडर करते हैं बाबू, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। दूसरा जो पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अब आप बोलिएगा ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या
होता है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होता है। तो देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग क्या करते हैं, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग चेक करते हैं जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स नहीं करे, तो वो स्ट्रक्चर किस में, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग चेक करते हैं बेंडिंग को, ठीक है, कि अगर लोड आ रहा है तो लोडिंग के कारण निश्चित है कि बेंडिंग होगा, तो वो बेंडिंग को रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसमें शियर होगा, शियर को रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं, कंप्रेशन होगा, टेंशन होगा, उसको रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं, टॉर्सन होगा, उसको रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है। यानी अगर आप बीम का डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो बीम का डिजाइन कर रहे हो तो बीम में क्या क्या होने की चांसेस है, सिंपल सी बात है, अगर एक बीम की डिजाइन कर रहे हो तो आपको पता है बीम आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि बीम क्या है, बहुत आदमी को बीम का डिफिनेशन भी पता नहीं रहता है, कॉलम का डिफिनेशन भी पता नहीं रहता है कि कॉलम क्या है, तो बोल देंगे वर्टिकल मेंबर है, बीम क्या है तो हॉरिजॉन्टल मेंबर है। तो बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर है बट कैसा है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज बीम, तो बीम क्या है, तो बीम इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम क्या है आपका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है। तो ये सपोज दैट हम लोग एक बीम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका एक बीम है, अब हमने क्या किया, इस बीम पे बहुत सारे इस तरह का लोडिंग्स होगा, ये लोड सारा है, इस लोड्स के कारण इस बीम में क्या टेंडेंसी होगा, तो ये बीम देखिए किस चीज़ में फेल कर सकता है, आप पढ़े होंगे ये शियर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम, तो अच्छा सा आपको पता होगा कि अगर इस तरह का बीम का लोडिंग है, इस तरह का ये सपोर्ट है, तो बीम में बेंडिंग इस तरह से हो सकता है, बीम में आपका शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से हो सकता है। तो ये क्या है, ये सब फेलुअर है कि इस तरह का फेल कर सकता है बीम किस में, तो बेंडिंग के केस में, इस तरह फेल कर सकता है किसमें, शियर के केस में। तो वही कह रहा है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग क्या क्या कंसीडर करते हैं, तो बेंडिंग को कंसीडर करते हैं, शियर को कंसीडर करते हैं, कंप्रेशन को कंसीडर करते हैं, टॉर्सन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो टॉर्सनल कब हो सकता है, तो टॉर्सनल जब क्या हो, उस पर सरकमफ्रांसेस पे कोई रेडियली फोर्स लगे तो उसके कारण जो डेवलप होगा टॉर्क, उसके कारण क्या होगा, टॉर्सनल रेजिस्टेंस होगा ना, सिंपल सी बात है। वो कैंटिलीवर के केस में आपका आ सकता है। ये जैसे ये है, अगर इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फिक्स है, ये फ्री है, इस पर अगर रेडियली हम लोग फोर्स लगाएं तो इसके क्या टॉर्क हो सकता है, तो वो टॉर्क भी आ सकता है। तो बेंडिंग, शियर, कंप्रेशन, टॉर्सन, ये सारे लोड को अगर हम लोग इफेक्ट को कंसीडर करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की बात करते हैं, तो आपका जो लिमिट स्टेट मेथड कहता है कि लिमिट स्टेट मेथड क्या बोलता है कि जब आप किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का डिजाइन कर रहे हो तो आप दोनों चीज़ क्राइटेरिया को देखो। सबसे पहला क्या देखो, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को आप देखो, उसके बाद क्या देखो, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी को देखो। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में देखने की बात आ गई तो उसमें क्या क्या देखना है, बेंडिंग को देखना है, शियर को देखना है, कंप्रेशन को देखना है, टॉर्सन को देखना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब कौन सा मेंबर है उस पर डिपेंड करता है। जैसे बीम में क्या है, तो बीम को हम लोग फ्लेक्चरल मेंबर भी बोलते हैं क्योंकि बीम में बेंडिंग का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। कंप्रेशन का जब डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या लेंगे, कॉलम का जब डिजाइन करेंगे तो कॉलम क्या मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, तो वहाँ पे कंप्रेशन फोर्स आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के कितना कौन कौन से फोर्स किस मेंबर्स पे एक्ट करेगा वो आगे हम लोग डिजाइन करते जाएंगे, देखते जाएंगे। बीम का करेंगे, कॉलम का करेंगे, सबका सेपरेटली अलग करेंगे। तो पहला जो लोड कंसीडर करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के कारण। दूसरा जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि ये सारा जो मेथड था वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट अल्टीमेट लोड मेथड, उसमें तो ये सारा चीज़ को कंसीडर किया था, शियर को किया था, बेंडिंग को किया था, टॉर्सन को किया था, बट उसमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वाले केस को कंसीडर नहीं किया था। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है, लोड लगा बेंड नहीं किया, डिफ्लेक्ट तो कर सकता है, पोजीशनिंग चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत अपना जो कुछ हो तो डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो वो डिफ्लेक्शन हो लेकिन कैसा होना चाहिए, एक लिमिट कंडीशन में ही होना चाहिए, कुछ लिमिट अलाउ है उतना ही होना चाहिए। दूसरा वाइब्रेशंस, ऐसा थोड़ी कि स्ट्रक्चर बनाए तो वो वाइब्रेट नहीं करे, वाइब्रेट करे लेकिन स्ट्रक्चर आपका स्टेबल हो तो वो वाइब्रेशन भी कैसा होना चाहिए, एक लिमिट कंडीशन में होना चाहिए। कोरोजन की बात करें, कोरोजन मतलब क्या चीज़, जंग वगैरह लग जाना, तो वो कोरोजन भी क्या है, तो इसमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में आ जाता है कि आपको कोरोजन को भी देखा जाता है। इसलिए देखिएगा कोरोजन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इफेक्टिव कवर वगैरह देते हैं, क्लियर कवर देते हैं कि बीम है, कॉलम है, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी लोहा देते हैं तो लोहा के नीचे कुछ गैप दे देते हैं, कवर दे देते हैं, ताकि क्या करे, यानी इन्वायरमेंट कंडीशन में नहीं आए, इन्वायरमेंट कंडीशन में जैसे ही आएगा तो उसमें कोरोजन लग जाएगा। तो ये कोरोजन को भी इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है कि इसमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में।
और पांचवा क्या है, ये चौथा क्या है, क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब क्या, कि अगर स्ट्रक्चर है आपका तो वो स्ट्रक्चर में क्रैक नहीं आना चाहिए, स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो लिमिट में होना चाहिए। स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन हो रहा है तो वो लिमिट में होना चाहिए। कोरोजन तो होना ही नहीं चाहिए। आपका क्रैकिंग की बात कर रहे थे, क्रैकिंग क्या है, यानी दीवार में क्रैक वगैरह नहीं आना चाहिए। तो देखते होंगे आजकल जो क्रैक भी आता है तो माइन्यूट क्रैक रहता है तो आप नहीं डरते हैं। जैसे आप ये अपना खुद का बिल्डिंग ले लीजिए, अगर दीवार में कहीं देखते हैं बहुत ज़्यादा हाईली क्रैक दिख जाता है, तो ज़्यादा जब बड़ा क्रैक दिख जाता है तो आप क्या जाते हैं, डर जाते हैं कि स्ट्रक्चर मेरा फेल होने वाला है। तो वही कह रहा है कि जब आप क्रैक्स को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका भी कुछ लिमिटिंग रहता है, हल्का फुल्का माइनर रहता है तो उसको लेके चलते हैं। तो ये सारा चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे डिजाइन करते समय कि डिफ्लेक्शन कितना हो, वाइब्रेशन कितना हो, कोरोजन कितना हो, क्रैकिंग वगैरह ये सब कितना हो, तो इसको किस क्राइटेरिया में रखा गया, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। इसको किस क्राइटेरिया में रखा गया, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। तो जब भी हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर का डिजाइन करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर का, विद द हेल्प ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड को देखेंगे। पहला क्या, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बेसिस पे, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे। अब जैसे ही लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात आ रही है तो आपके दिमाग में आना चाहिए बेंडिंग, शियर, टॉर्सन, कंप्रेशन। जैसे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात आ रही तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, ये किसका, क्रैक की बात कर रहा है, ये किसकी, कोरोजन की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, तो ये आपका वाइब्रेशन की बात कर रहा है। क्लियर। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब देखिए ये सारा चीज़ को जब डिजाइन करेंगे तो कुछ आपका टेक्निकल टर्म्स आएगा, है ना, कुछ टेक्निकल टर्म्स आएगा। उस टेक्निकल टर्म्स को क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में पहला आपका क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए स्ट्रेंथ क्या रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज, इसको लिखते भी जाइए आप लोग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 5%। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़, नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो आप पढ़े होंगे ये चीज़ FC के, ये क्या होता है, M20 क्या होता है, M25 क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जब पढ़े होंगे आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ बहुत अच्छा से सीखा होगा कि अगर M20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो M20, तो सब लोग जानते हैं इस M20 में M क्या होता है, तो ये मिक्स होता है, और ये 20 क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का क्या होता है, तो कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट को उसको बोलेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज दैट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे M20 की बात कर रहे हैं तो आपको पता है M20 कब आता है, तो जब आप यहाँ पे क्या लेते हैं, इस तरह का 15 सेंटीमीटर का आपने एक क्यूब बनाते हैं और इस क्यूब में क्या करते हैं, इस क्यूब को क्यूरिंग करने के बाद फिर लास्ट में इसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर इसका रिजल्ट आपका क्या जाता है, तो अगर M20 है तो इसका 20 न्यूटन पर mm² आ जाता है। क्या चीज़, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC के, जिसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं FC के, तो यही FC के। अब देखिए ये FC के क्या हो गया, 20 न्यूटन पर mm², 20 न्यूटन पर mm², इसका मतलब ये कहता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वैसा स्ट्रेंथ को बोलते हैं विच हैव मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 गो पीस लेते हैं, ठीक है, जैसे M20 का कंक्रीट बनाए, तो M20 का कंक्रीट बना रहे हो, तो अगर 100 गो कंक्रीट आप बना रहे हो 100 पीस, तो 100 पीस कंक्रीट बना रहे हो, तो इस कंक्रीट का क्या करोगे, टेस्ट करोगे ना ब्लॉक का। तो जब ब्लॉक का आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट करते इसमें सबका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आएगा। जैसे ये 20 है तो M20 का बना रहे हैं तो हो सकता है इसका 20 आ गया, इसका 20.1 आ गया, इसका 20.2 आ गया, ठीक है, इसका हो सकता है 19 आ गया, इसका हो सकता है 19.0 आ गया, इसका आ सकता है 20.25 आ गया, 21 भी आ सकता है, 23 भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना भी क्यूब है उस क्यूब में जितना भी क्यूब आपने बनाया है उसमें आप चेक कीजिए कि 5% ऐसा क्यूब हो जिसका रिजल्ट क्या हो, 20 से कम होना चाहिए। बाकी 95% में क्या हो जाना चाहिए, 20 या तो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो वही कह रहा है
कि कैरेक्टरिस्टिक वैसा स्ट्रेंथ को बोलेंगे विच हैव नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यानी 5% से फेल होने का चांसेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग क्या करें, ये यहाँ देखिए, अगर 100 गो क्यूब का टेस्ट किए तो 100 में 95 गो क्यूब ऐसा होना चाहिए जिसका स्ट्रेंथ अगर M20 के लिए बना रहे हैं तो 20 या तो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। 5 ही का क्या हो, क्यूब का स्ट्रेंथ आपका 20 से कम आना चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा का स्ट्रेंथ पाँच क्यूब से ज़्यादा का स्ट्रेंथ अगर 20 से आपका कम आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका फेल कर जाएगा, ये M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं कहलाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ग्रेड को चेंज करना पड़ेगा। ग्रेड को चेंज करने का मतलब क्या, ग्रेड चेंज कैसे होगा, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मटेरियल आपने डाल रहा है, उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है, ख़राब है, वो 20 स्ट्रेंथ नहीं ला सकता है। क्लियर। तो 5% तक अलाउ है कि 5% तक स्ट्रेंथ का वेरिएशन कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो क्या होता है, तो वैसा स्ट्रेंथ विच हैव नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल 5% ऑफ रिजल्ट डाटा, यानी 5% से ज़्यादा फेल करने का रिजल्ट डाटा नहीं होना चाहिए चांसेस। तो 5% फेल होने का चांस है, तो कितना परसेंट चांस है फेल होने का, 95%। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन में दे रहेगा कि 5% एक्सपेक्टेड टू फॉल, और दूसरा दे देगा 95% एक्सपेक्टेड टू पास। तो क्या होगा, दोनों सही हो सकता है, यानी 5% चांस नहीं है फेल करने का, तो 95% चांस क्या है, पास कर जाने का। ठीक है, यानी 100 गो क्यूब लिए उसमें 5 गो फेल कर जाए, 95 पास कर जाए। तो ये आप समझ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, बाकी आपको ये जितना चीज़ हम लिखे हैं सारा चीज़ आपको IS 456 कोड में मिलेगा। सारा चीज़ आपको IS 456 2000 कोड है, ये सारा सब लोग अपना कोड प्रिंट कर लीजिए, और इसको प्रिंट करने के बाद इसको देखिए, सब आपको दिखेगा। ये जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ये आपका शायद पेज नंबर 67 से लेके पेज नंबर 68 के बीच में सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, आप खुद वहाँ से लिख करके जाकर डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, कोड में सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है पेज नंबर 67 से 68 में। पेज नंबर 67 से 68 में देखिए मेरे पास कोड है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 67 में वही दिया हुआ है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स दोनों में डिजाइन करते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक एंड डिजाइन वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो पहला लिखा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दूसरा लिखा है कैरेक्टरिस्टिक लोड, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरा है डिजाइन वैल्यू, फिर लोड का वैल्यू है, फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू है, उसका टेबल बनाया हुआ है। तो पेज नंबर 66, 67 और पेज नंबर 68 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट स्टेट मेथड का बिगिनर्स के लिए, शुरू के लिए। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड की। तो ये लोड क्या होता है, यहाँ पे क्या था, स्ट्रेंथ था, तो स्ट्रेंथ में क्लियर। अब लोड की बात कर रहा है। लोड क्या कहता है कि वैसा लोड, दोज लोड विच हैव 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रक्चर। ये सब लिख पूछ देता है आपको, 3 नंबर 4 नंबर में पूछ देगा, डिफाइन कीजिए इस टर्म को। तो इसका देखिए क्या चांसेस है कि द लोड विच हैव 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रक्चर। इसका कहने का मतलब ये है कि 95% चांस लोड का ऐसा होना चाहिए कि वो लाइफ टाइम में क्या हो, कभी भी वेरी नहीं करे। जैसे यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर लिए, ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हम बनाए हैं और इस स्ट्रक्चर पे इस तरह का बहुत सारे लोडिंग आ रहा है। मान लीजिए लोड आपका 100 टन का है, ठीक है, तो ये लोड अगर 100 टन का है तो 95% प्रोबेबिलिटी है, इसका चांसेस रहे कि 95% इसका चांस है कि 100 से लोड ज़्यादा नहीं आएगा। कब, इंटायर लाइफ, जब तक ये स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा तब तक इसमें 95% आपको प्रोबेबिलिटी रहे, यानी 5% आपका लोड वेरिएशन का चांसेस रहे। ठीक है, तो आप जिसमें डिज़ाइन कर रहे हो तो डिज़ाइन करते समय आप ये मान के चलो कि 95% चांस है कि इतना ही लोड इस पर इंटायरली लाइफ टाइम स्ट्रक्चर पे रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 100% नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि वो 5% क्या हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है, कभी इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड कर जाता है, और कुछ कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो उसके कारण थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो 5% वेरी करेगा तो चलेगा, लेकिन 95% प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए कि उतना लोड से कभी भी एक्सीड नहीं करे जब तक वो स्ट्रक्चर बना हुआ रहे। ऐसा नहीं कि आज हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, 2 तल्ला का बिल्डिंग बना लिए, 100 टन लोड लेकर के उसको डिजाइन कर दिए, अब बाद में पता चला 4 गो भाई है तो 3 गो पहले फ्लोर था, 2 गो फ्लोर और तैयार कर दिए, ठीक है, एक माँ बाप के लिए, एक और भाई के लिए, तो क्या हो जाएगा, लोड्स उस पर बढ़ जाएगा, है ना। जबकि आपने डिजाइन किया था तो उसका क्या, यही चांसेस था कि इससे ज़्यादा नहीं लोड देना है। अब उतना ज़्यादा आप लोड बढ़ा दिए तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है,
तो वही कह रहा है कि वैसा लोड है जिसमें 95% प्रोबेबिलिटी हो कि इंटायर लाइफ में कभी भी वो लोड क्या है अपने वैल्यू से एक्सीड नहीं करे, तो उस टाइप्स के लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लोड बोलेंगे। क्लियर? तो आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गया होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात हमने की और एक कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात की। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, तो वैसा स्ट्रेंथ 5% रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यानी जो भी क्यूब का टेस्ट कर रहे हैं उसमें 5% चांस है उसका क्या फेल होने का, बाकी 95% पास होने का, उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 95% प्रोबेबिलिटी है कि इंटायर लाइफ में लोड जो है सो 95% प्रोबेबिलिटी उसका है कि उस लोड से वो क्या हो, लोड एक्सीड नहीं करे। ठीक है, तो दो चीज़ हम लोग सीखे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो दूसरा सीखे कैरेक्टरिस्टिक लोड। तीसरा जो टर्म्स है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता क्या है। सब लोग को पता होगा कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे कि आरसीसी के केस में हम लोग कंक्रीट में क्या लेते हैं, कंक्रीट के आरसीसी के केस में 1.5 लेते हैं और स्टील का कितना लेते हैं, 1.15 लेते हैं, सबको पता है। आरसीसी में कितना 1.5 और इसमें 1.15। आखिर ये होता क्या है, इसको लेते क्यों है, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे सेफ्टी लग गया, ठीक है, अब फैक्टर लग गया है। पार्शियल मतलब क्या, पार्शियल मतलब अंशकालीन, उसको बोलिए अंशकालीन कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी अंशकालीन, थोड़ा सा ऐसा वैल्यू है जिसके फैक्टर को आपको कंसीडर करना पड़ता है, यानी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। वो फैक्टर क्या करता है, उस फैक्टर को या तो गुना करना पड़ेगा या तो भाग देना पड़ेगा। वो एक ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर क्या करता है, आपको सेफ की तरफ ले जाता है। अब यहाँ पे सेफ्टी की तरफ कैसे ले जाता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर आपको हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। देखिए क्या रहा है, द concept of limit state knowledge that there can be variations in both loads and material strength। कह रहा है ना कि ये लिमिट स्टेट का जो कंसेप्ट है ना, इसमें क्या करते हैं, लोड और मटेरियल का स्ट्रेंथ वेरी करते रहता है, ठीक है, इसमें लोड कांस्टेंट नहीं रहता है, लोड और मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होता है, वेरी करते रहता है, ठीक है। दैट कैन बी वेरिएशन इन बोथ लोड्स एंड मटेरियल स्ट्रेंथ, दस द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर विल डिपेंड्स ऑन, इसीलिए सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर आपका डिपेंड करेगा ईच ऑफ द टू प्रिंसिपल डिजाइन फैक्टर, जैसे आपका लोड क्या ले रहे हैं, अब मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या ले रहे हैं, ठीक है, विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, जो दोनों क्या होता है, लोड क्या है, मटेरियल आप कैसा ले रहे हैं उस लोड पे डिपेंड करेगा, और जो मटेरियल का क्वालिटी ले रहे हैं उसका क्या स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, अब सिंपल सी बात है कि आप अगर जैसे डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, इसमें अगर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या बोलता है कि नॉलेज, देखिए ना लिखा हुआ है द कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट्स नॉलेज दैट देयर कैन बी वेरिएशंस इन बोथ लोड्स एंड मटेरियल स्ट्रेंथ, यानी ये क्या होता है, लोड्स और मटेरियल के स्ट्रेंथ पे क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, अब लोड कैसा दे रहे हो, तो वो लोड भी वेरी कर सकता है, वो डिपेंड कर, ऐसा नहीं है कि आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल का भी स्ट्रेंथ क्या करता है, वेरी कर जाता है। कहीं का मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो किसी मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ अलग होता है, ऐसा नहीं कि सब जगह का एग्रीगेट का स्ट्रेंथ सेम ही रहता है, सब जगह का बालू का स्ट्रेंथ सेम ही रहता है, सारा जो सीमेंट है तो सारा सीमेंट का स्ट्रेंथ सेम ही रहता है। अगर उस तरह प्रॉपर्टी जैसा रहता, सबका सेम ही रहता, तो फिर मार्केट में सबका दाम अलग अलग नहीं रहता। आपको पता है कि जो भी वैल्यू है, तो मार्केट में अगर दाम का जो वैल्यू रहता है तो वो उस पर क्या है, उसके क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल का भी स्ट्रेंथ क्या होता है, वेरी करता है। तो वही कह रहा है कि आपका लोड भी वेरी करता है और मटेरियल का स्ट्रेंथ भी वेरी करता है। तो ये सारे चीज़ को कंसीडर करते हुए आपको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना है, ताकि आप आरसीसी का स्ट्रक्चर को बना रहे हो, आरसीसी के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो, तो क्या करो, उस फैक्टर को अगर आप कंसीडर कर लो तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाए, सेफ हो जाए, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाए, सेफ हो जाए। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, न डिपेंड, ये आपका जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो स्ट्रेंथ ना तो आपका लोड पे डिपेंड करता है और ये ना तो मटेरियल के ये स्ट्रेंथ पे, ये क्या होता है, वेरी करते रहता है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, मटेरियल के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, ये क्या होता है, वेरी करते रहता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, आईएस कोड क्या बोलता है कि इसके लिए आप क्या कीजिए, एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेके चलिए। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपको पता है कि कंक्रीट के केस में
कंक्रीट के केस में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं? तो कंक्रीट के केस में लेते हैं 1.5, और स्टील के केस में कितना लेते हैं? तो स्टील के केस में लेते हैं 1.15। स्टील के केस में क्या लेते हैं? 1.15, और कंक्रीट के केस में क्या लेते हैं? 1.5। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर कंक्रीट के केस में 1.5 क्यों, स्टील के केस में 1.15 क्यों? पहले 1.5 क्यों 1.15? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका कौन बोलता है? तो IS कोड बोलता है। और ये IS कोड जो भी लिखे हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो सब चीज़ का एनालिसिस करने के बाद तब क्या किए, एक जनरल वैल्यूज दे दिए हैं। उस वैल्यूज को हमको आपको क्या करना है, जो भी डिज़ाइनर है उसको फॉलो करके डिज़ाइन करना है कि उस रूल को अगर फॉलो करते हैं IS कोड के फॉर्मूलाज को, तो आपको ये स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो IS कोड क्या बोलता है कि कंक्रीट का जो आप लेते हो 1.5 होता है, और स्टील के केस में कितना लेना है? 1.15। अब यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर कंक्रीट के केस में 1.5 क्यों और स्टील के केस में 1.15 क्यों? ये क्वेश्चन सबका जायज़ हो सकता है। तो हम अब आपको बता दें कि कंक्रीट के केस में 1.5 इसलिए लेते हैं ताकि जो कंक्रीट होता है, ठीक है, तो कंक्रीट का जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो कंक्रीट जब हम लोग बनाते हैं तो कंक्रीट बनाने के लिए आपको पता होगा इसमें क्या क्या मिलाते हैं। सीमेंट मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं, एग्रीगेट मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, कुछ एडमिक्सर मिलाते हैं। यानी ऐसे बोलिए ना, इसको कंक्रीट को बनाने के लिए आपको क्या, गिट्टी, बालू, पानी, सीमेंट, सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन स्टील को बनाने के लिए क्या, ये क्या रहता है, रेडी मिक्स रहता है। ये रेडी मिक्स है, ये पहले से तैयार रहता है, रेडीमेड रहता है, ये फैक्ट्रीज में बन के आता है, ठीक है। बट आप ये जो कंक्रीट है इसका जब कास्टिंग करते हो तो आप साइड पे करते हो। अब ये क्या होता है, इसको कंक्रीट को कास्टिंग करते समय अब क्या रेशियो में सीमेंट ले रहे हैं, क्या रेशियो में पानी मिला रहे हैं, क्या रेशियो में आप कंक्रीट का अगर ये बना रहे हैं एक क्यूब का स्ट्रेंथ, या तो कंक्रीट का अगर कंक्रीट बना ही रहे हैं, तो अगर 5 आदमी सेम ही मटेरियल ले करके अगर कंक्रीट को बनाए, अब 5 जगह बनाए, तो पाँचों का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, निश्चित वेरी कर जाएगा। क्योंकि क्या है कि कंक्रीट पे सब का क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कंक्रीट पे क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि वो कंक्रीट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स को मिला करके आपस में बनाते हैं। अब निश्चित है कि उतना सारा चीज़ को आपस में लेके मिलाइएगा तो हो सकता है कहीं पे रेशियो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कहीं पे रेशियो क्या हो जाए, कम हो जाए। हो सकता है जो मिलाने वाला प्रॉपर आदमी है वो अच्छा से नहीं मिला पाए, हो सकता है पानी ज़्यादा हो जाए, हो सकता है पानी कम हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट में क्या होता है, तो कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल गुड नहीं होता है। सिंपल एक वर्ड में बोलें तो कंक्रीट में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल गुड नहीं होता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, गुड नहीं होता है, गुड नहीं होता है। और जबकि स्टील में क्या होता है, स्टील में क्वालिटी कंट्रोल आपका गुड होता है, क्योंकि ये क्या होता है, जिस रेशियो में दे दीजिएगा, ये मैन्युफैक्चर होता है आपका फैक्ट्री में, वो फैक्ट्रीज अपने अनुसार क्या करता है, वो जो मशीन है, मशीन अपने अनुसार जितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो ले लेता है और तब जा करके उसका मैन्युफैक्चर कर देता है। इसलिए स्टील के केस में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम लेते हैं और कंक्रीट के केस में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। अब ज़्यादा क्यों लेते हैं, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलिएगा कि कंक्रीट पे क्वालिटी कंट्रोल बेटर नहीं है एज कंपेरिजन टू स्टील। क्योंकि स्टील का क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा बेटर है, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्री में, जबकि कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल क्या है, गुड नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर करते समय बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं और वो हो सकता है किसी का भी स्ट्रेंथ पे आपका वेरिएशन हो सकता है, वो बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल गुड नहीं होने के कारण कंक्रीट का जो हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो थोड़ा क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आप क्या समझे कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है और ये क्या लेते हैं। अब इसके अनुसार डिफरेंट लोड के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। देखिए आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखे हैं, इस वैल्यूज का हम कुछ डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन नहीं लिखे हैं कि जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो एक एक करके सारा चीज़ को पढ़ना ही है, ठीक है। बट अभी आपको कोड बुक पढ़ने की आदत डालना है, ठीक है, कि आप जो IS 456 है उस IS 456 कोड को कैसे पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि सारा चीज़ अगर लिख देंगे तो आप कोड पढ़ना छोड़ दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, कोड पे जा करके उसको देखना है और वैल्यूज को लिखना है। ये जो चीज़ हम नहीं लिखे हैं इस चीज़ को आपको क्या करना है, कोड से लिखना है। अब कोड से किस किस चीज़ को आपको पढ़ना है तो वो चीज़ हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो देखिए आपको बता देते हैं। पहला क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड कॉम्बिनेशन। अभी तो सिर्फ हम आपको बताए थे कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सिर्फ सिंपल रहेगा एक के लिए, तो क्या होगा, तो डेड लोड के लिए ये
कंक्रीट में 1.5, स्टील में 1.8। लेकिन लोड कम्बिनेशन, तो लोड कम्बिनेशन अगर हो तो लोड कम्बिनेशन की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग लोड की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग लोड की बात करें तो लोड आपका कितना, तो पहला एक होता है डेड लोड, दूसरा क्या होता है लाइव लोड, एल लिमिट लिख रहे हैं मतलब लाइव लोड, इसी को क्या बोलते हैं IL मतलब इम्पोई लोड, ठीक है। डेड लोड, लाइव लोड, तीसरा क्या होता है डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, उसके बाद में विंड लोड, विंड लोड, उसके बाद चौथा क्या होता है तो स्नो लोड, चौथा क्या होता है स्नो लोड। अब पांचवा जो क्या होता है तो ये लोड कम्बिनेशन होता है, लोड कम्बिनेशन कि कितना टाइप्स का ये साथ में अगर लोड आ जाए, ये सब लोड अगर कंबाइंड हो जाए तो उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। और छठा जो आपका होता है तो अर्थक्वेक लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है। तो इतना सारा टाइप लोड्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चंस क्या, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डेड लोड के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं तो IS 875 पार्ट 1, इसके लिए कौन सा यूज करते हैं IS 875 पार्ट 2, इसके लिए कौन सा यूज करते हैं IS 875 पार्ट 3, इसके लिए कौन सा यूज करते हैं IS 875 पार्ट 4, कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं IS 875 पार्ट 5, और आपका अर्थक्वेक लोड के लिए IS 189320002 ठीक है। तो ये सारे कोड बुक का नाम आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। तो लोड आपका कितना हो सकता है, डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, विंड लोड हो सकता है, स्नो लोड हो सकता है, और लोड कम्बिनेशन हो सकता है। ये तीनों में से क्या क्या, डेड लोड साथ आ जाए, लाइव लोड साथ आ जाए, विंड लोड साथ आ जाए, अर्थक्वेक लोड साथ आ जाए, जो भी आ जाए, तो ये लोड कम्बिनेशन का जिक्र पूरा अच्छा से किस में किया गया है तो 875 पार्ट 5 में, ठीक है। और IS 875 पार्ट 4 में स्नो लोड का है, पार्ट 1 में डेड लोड की बात करता है, पार्ट 2 में लाइव लोड या तो उसको एम्प्लॉय लोड की बात करता है, विंड लोड पार्ट 3 में बात करता है, पार्ट 4 पार्ट 5। तो ये सारे आपको कोड्स बुक बता दिए हैं कि ये सारे कोड में सब लोड के बारे में दिया हुआ है कि डेड लोड क्या, लाइव लोड क्या, विंड लोड क्या, स्नो लोड क्या, लोड कम्बिनेशन क्या, और अर्थक्वेक लोड क्या। तो अर्थक्वेक लोड किसके अनुसार देते हैं IS 189320002 कोड के अनुसार। तो ये सारे कोड्स बुक आपको क्या करना है याद रखना है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे डेड लोड क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं। डेड लोड तो समझ आता है कि वैसा लोड जो क्या हो पड़ा हुआ रहे, स्थिर लोड है, उस टाइप के लोड को क्या बोलते हैं डेड लोड। स्टैटिक लोड मतलब डेड लोड, ठीक है। लाइव लोड क्या, डायनेमिक लोड, डायनेमिक मतलब आ रहा है जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग इम्प्लॉयड लोड बोलते हैं। जो लोड क्या कर सके, मूवेबल लोड हो, वैसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करे, मूव करे, उस टाइप के लोड को बोलते हैं हम लोग लाइव लोड। विंड लोड तो समझ रहे हैं, अर्थ क्या हवा का प्रेशर के कारण जो बिल्डिंग पे लोड लगे उसको हम लोग बोलेंगे विंड लोड। स्नो लोड तो समझ रहे हैं, यहाँ पे बर्फ वाला इलाका हो रहा है या बर्फबारी हो रहा है, उस टाइप के लोड को कंसीडर करते हैं वो स्नो लोड में। लोड कम्बिनेशन, एक से ज़्यादा लोड अगर एक साथ आ जाए तब क्या हो सकता है तो उसके लिए कोड 5 बताता है 875। अर्थक्वेक लोड, भूकंप वाला अगर कंसीडर करना है तो 189320002 कोड में जाएंगे। तो इस तरह से ये लोड का कम्बिनेशन हो गया कि कितना लोड है। अब इसी लोड के कम्बिनेशंस का आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी लोड कम्बिनेशन में अलग होता है, तो वो आपका किस में दिया हुआ है, पेज नंबर टेबल 18 में दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद रखना है कि डेड लोड में अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कर रहे हैं तो कहीं 1.1 रहता है, कहीं 1.2 रहता है, इस तरह का ये दिया रहा है। तो इस टेबल को आपको याद रखना है लोड कम्बिनेशन वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ की। तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, डिजाइन लोड क्या होता है। डिजाइन स्ट्रेंथ को स्मॉल FD से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है F अपॉन गामा है, और ये कैपिटल FD जहाँ F अपॉन गामा F। अब देखिए ये F क्या है, ये F क्या है, ये चीज़ आपको वहाँ जाके देखना है। हम तो बता देंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, बट आपको क्या करना है कोड में देखना है। तो कोड से कहाँ देखना है तो क्लावी नंबर 36.3 में, क्लावी नंबर 36.3 में जाना है, ठीक है। पेज नंबर 69 होगा शायद, यहाँ पे जा करके इसको देखना है, इसके बारे में लिखना है, सबको डिफिनीशन लिखते जाना है, अपना नोट्स बनाते जाना है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि मिनिमम रिइंफोर्समेंट किस में कितना देंगे। अगर स्टील की बात कर रहे हैं, RCC स्ट्रक्चर हो रहा है तो निश्चित है कि स्टील आएगा, तो स्टील हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम कितना दें, मिनिमम कितना दे सकते हैं। तो मिनिमम कितना दीजिएगा वो IS कोड बताता है,
बीम के केस में, कॉलम के केस में, कॉलम मतलब कंप्रेशन मेंबर में साइड फेस रिइंफोर्समेंट कब देंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। तो ये सरेक का क्या है, सब कोड में दिया हुआ चीज़ है, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, सारा चीज़ आपका कोड में दिया हुआ है। उस कोड से देख करके क्या करना है, आपको एक नोट्स तैयार करना है। अगर हम बोर्ड पे लिख देते सारा चीज़ तो वो आपका इजीली यहाँ से देख लेते, उतार लेते, लेकिन आप कोड के अनुसार लिखिएगा तो आपको एक कोड देखने की आदत हो जाएगी, क्योंकि कोड आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। तो पहले कोड के अनुसार ये चीज़ को लिखिए। हम इसलिए नहीं लिखे हैं कि क्योंकि क्वेश्चन करवाएंगे तो वो चीज़ आपका बार बार आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कराते इसमें हम कवर कर लेंगे। तो बीम के केस में क्या लेंगे, तो यहाँ पे जाना है पेज नंबर किसमें, 46 में। कॉलम के केस में तो ये पेज नंबर 46 से 46 से 48 लिखा है ना, ये पूरा आपको बताता है रिइंफोर्समेंट के बारे में कि किस में कितना देंगे। तो उसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन मेनली आपको क्या देखना है, एक बीम का देखना है, एक कॉलम का देखना है। कॉलम मतलब कंप्रेशन मेंबर भी हो गया। साइड फेस रिइंफोर्समेंट क्या होता है, कब देते हैं। जैसे ये बीम है ना, तो बहुत जगह देखते होंगे बीम में ये ऊपर नीचे तो स्टील रहता भी है, और ज़रूरत पड़ने पर क्या करते हैं, ये साइड में भी स्टील देते हैं, इस तरह से ये साइड में। तो इसी को बोलते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट। तो ये कब देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि बीम का अगर डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो तो अब साइड फेस रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये चीज़ क्या है, सब कोड में लिखा हुआ है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है। तो कितना साइड फेस रिइंफोर्समेंट देते हैं, 1% देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखना है IS 456 से। तो ये साइड फेस रिइंफोर्समेंट क्या होता है, मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगा शियर फोर्स रिइंफोर्समेंट में। स्पेसिंग करने का मतलब क्या, जैसे ये बीम है, इस तरह का जो स्टील दे रहे हैं, तो ये दोनों स्टील के बीच मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगा, वहाँ डिजाइन करेंगे तो निश्चित ही निकालेंगे। यहाँ से आपको देखना है मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट कितना होगा, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट कितना होगा। तो ये सब जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सबको IS कोड से आपको क्या करना है, देख के लिखना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर टेबल नंबर 16 से पता चलेगा कि अगर आपका माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम है, तो वो क्या होगा। और उसके जो नोट्स में दिया हुआ है उसको जरूर पढ़िएगा। उसके नीचे नोट्स में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा, कहीं 10 mm बढ़ाते हैं, कहीं 5 mm बढ़ाते हैं। तो ये नोट्स वाला आप क्या कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। उसके बाद अगर हम लोग कवर की बात करते हैं तो कुछ हम लिखवा देते हैं। बीम के केस में कितना देते हैं, 25 mm, सबको पता है। कॉलम के केस में कितना देते हैं, तो 40 mm देते हैं, ठीक है। फुटिंग के केस में कितना देते हैं, तो फुटिंग के केस में यानी फाउंडेशन कर रहा है, फाउंडेशन के केस में कितना देते हैं, तो फाउंडेशन के केस की अगर बात करें तो फाउंडेशन में हम लोग कितना देते हैं, 50 mm देते हैं। अगर स्लैब की बात करें छत में, तो स्लैब में कितना देते हैं, 20 mm देते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल वैल्यूज है, इसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है, ये तो हो गया स्पेशल, बट आपका क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कंडीशन आपका कैसा है। तो अगर माइल्ड है तो क्या देंगे, मॉडरेट है तो क्या देंगे, सीवियर है तो क्या देंगे, वेरी सीवियर है तो क्या देंगे, एक्सट्रीम है तो क्या देंगे। तो 5 कंडीशन होता है, वो पांचों कंडीशन के अनुसार आपका कवर दिया हुआ है। तो इस टेबल को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक बने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। जब सर्विसिबिलिटी की बात करेंगे तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात आएगा। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल आपको पढ़े थे कि 7 और 20 और 26। कैंटिलीवर के केस में क्या होना चाहिए, तो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिंपली सपोर्टेड के केस में कितना था, 20 था। और कंटिन्यूस के केस में कितना था, 26 था। ये हम लोग मॉस में भी पढ़े थे। तो यही 7, 20, 26 वाला ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल आपको देखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 37 से लेके 40 तक, ठीक है। इतना टास्क आपको दे दिए हैं 37 से 40, इतना सारा पेज को आपको क्या करना है, देखना है। 46 से 48 पढ़ना है, क्लास नंबर ये पढ़ना है, पेज नंबर 37 से 40 पढ़ना है। जितना चीज़ हम बोर्ड पे लिखे हैं बस उसी चीज़ का आप फेयर बनाइए, किसमें, कॉपी पे। जो चीज़ ये लिखे हैं ये सब का फेयर बनाइए एज पर किसके अनुसार, कोड के अनुसार, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक बेसिक चीज़ सीख गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की। तो जैसे ही लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करते हैं तो कोलैप्स में सबसे पहला केस आपका क्या आता है, बेंडिंग का। तो बेंडिंग की बात करेंगे, यानी बेंडिंग किस में होगा, बीम में होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि एक बीम लेंगे, उस बीम का एनालिसिस कैसे करते हैं। अब हम लोग डिज़ाइन की तरफ बढ़ेंगे कि बीम का एनालिसिस कैसे करेंगे, बीम में कितना कंप्रेशन, क्या टेंशन होता है, क्या फोर्सेस लगता है, वो सारा चीज़ को लेकर के सारे पोर्स को इफेक्ट करेंगे, कंसीडर करेंगे, मोमेंट निकालेंगे और जो भी है प्रोसेस उसको कंटिन्यूस करते जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना सारा कुछ आपके लिए टास्क रहा है, इसको क्या करना है, आपको लिखना है कॉपी में, किसके अनुसार, IS 456 कोड के अनुसार, ठीक है। ये हम लिखवाने का लिखवा भी सकते थे, बट लिखाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको क्या है, कोड बुक पढ़ने के लिए सीखना है। तो कोड बुक पढ़ने के लिए सीखना है
है, हमने पेज लिख दिया, क्लाउज नंबर लिख दिया, और ये सारा डेटा भी लिख दिया कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उस टॉपिक का क्या करना है, वहाँ पे नोट्स बना देना है। वही चीज़ हम भी बोर्ड पे यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। अब मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्या होगा नहीं होगा वो सब आप लिखिए। जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि आप जो लिखे थे यही चीज़ वहाँ पे आ रहा है कि नहीं, कि मिनिमम यही कर रहा है, मैक्सिमम यही कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एनालिसिस ऑफ बीम। पहले बेंडिंग को देखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। तो बेंडिंग के लिए बीम लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन करते हैं किस चीज़ का, बीम का। तो एक बीम लेंगे, बीम का एनालिसिस करेंगे, क्या फोर्सेस आता है वो सारे चीज़ को देखेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।